बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम ज़ीशान अकरम। आज हम लोग सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सी लैंग्वेज के प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पेपर पैटर्न को। ठीक है, पेपर पैटर्न में हम लोग देखेंगे बेसिकली हमारा पेपर किस हिसाब से बोर्ड में आता है और उसमें हम लोगों ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। क्योंकि प्रैक्टिकल करने से पहले जो है ना हमें उस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हम लोग उससे काम किस तरीके से कर रहे हैं। तो पेपर पैटर्न को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक पेपर है, सैंपल मैंने एज आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है। अच्छा, इसमें पेपर जो है हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, और उसका टाइम होगा 3 और मीन 3 घंटे हमारे पास होगा और हम लोग इस पेपर को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, इसमें कुछ नोट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि बच्चों को प्रैक्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है ना हमें उन चीज़ों के बारे में पहले से आइडिया होना चाहिए। अच्छा, पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेटा जब भी आप प्रैक्टिकल देने जाएंगे ना तो सबसे पहले आपने वहाँ पे परफॉर्मेंस करने से पहले जो है ना आपने राइटिंग करनी है। मीन आपने प्रैक्टिकल के प्रोसीजर्स लिखने हैं और प्रोसीजर लिखने के बाद जो है आपकी परफॉर्मेंस शुरू होगी। इसमें बड़ा क्लियर उन्होंने नोट लिखा है, राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर प्रोग्राम ऑन द आंसर शीट। मतलब आपने जो आंसर शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी आपने उसके पहले 1 घंटे में, ठीक है, पहले 1 घंटे में आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सिलेक्टेड पार्ट जो भी आपने सॉल्व करने हैं वो करने के बाद आपने आंसर शीट जो है वो एग्जामिनर को रिटर्न करनी है। और रिटर्न करने के बाद जो है फिर हम लोग जो है उसकी परफॉर्मेंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं। अच्छा, पेपर्स में हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड में हमारे पास 2 टेम्पलेट आते हैं। ठीक है, इन 2 टेम्पलेट का आपने इन दोनों में से किसी एक का प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप टेम्पलेट नंबर 1 का प्रोसीजर लिख लें या टेम्पलेट नंबर 2 का प्रोसीजर लिख लें। इस प्रोसीजर लिखने के जो है वो आपके पास 6 मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एमएस एक्सेल में भी सेम इसी तरह 2 टेम्पलेट हैं, 2 वर्कशीट्स हैं। ठीक है, और आपने इनके भी प्रोसीजर्स लिखने हैं। मीन इनको किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो है ना हम लोगों ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की है। जैसे कंज्यूमर नंबर कैसे लिखा है, ऑन द नेट कॉल्स कैसे लिखा है, कॉल्स कैसे, ये 115 कैसे है, 66 कैसे है, ये फार्मूलाज कैसे लगे, हर एक चीज को आपने जो है ना स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होगा और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद जो है फिर हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि सी लैंग्वेज का पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारे प्रैक्टिकल का। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ये है कि हमारे पास 2 पार्ट दिए जाते हैं क्वेश्चन के, आपने उन दोनों में से किसी एक पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, उसका प्रोसीजर लिखना है, वो आपकी मर्जी है, आप पार्ट 1 को सॉल्व करें या पार्ट 2 को सॉल्व करें। ठीक है, उसके 12 मार्क्स हमारे पास होंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कंपाइल डीबग एंड एग्जीक्यूट ऑफ द सिलेक्टेड प्रोग्राम। मीन जो के क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में सिलेक्ट करेंगे उस क्वेश्चन को हम लोगों ने डीबग करना है। ठीक है, कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट करना है हम लोगों ने। तो ये काम करने के आपके पास जो है 10 मार्क्स होंगे। उसके बाद फिर ये एक नीचे विजुअल बेसिकली पार्ट है। अच्छा, अक्सर कॉलेजेस वगैरह में जो है वो सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और अक्सर में जो है विजुअल बेसिक पढ़ाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है 98% तक जो है ना वो सी लैंग्वेज को ही फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो वाइवा का होगा, जिसमें 3+3 लिखा हुआ है। पार्ट 1 से आपको क्वेश्चन किए जा सकते हैं और पार्ट 2 से किए जा सकते हैं 3+3, और इस तरह टोटल जो है वो हमारे पास 50 मार्क्स का हमारा पेपर हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है। दोबारा से इसे देख लेते हैं। 50 मार्क्स का पेपर है हमारे पास। ठीक है, इसमें 6 मार्क्स जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के प्रोसीजर लिखने के। ठीक है, और 5 मार्क्स होंगे हमारे इसके परफॉर्म करने के, टोटल हो जाएंगे 11 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास 6 मार्क्स होंगे प्रोसीजर लिखने के और 5 मार्क्स होंगे हमारी परफॉर्मेंस के। और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 12 मार्क्स हमारे हैं प्रोग्राम राइट करने के, या आप उसे प्रोसीजर कह लें। ठीक है, और उसके बाद जो है 10 मार्क्स हमारे पास हैं परफॉर्मेंस के, और लास्ट पे हमारे पास 6 मार्क्स जो हैं वो हमारे पास हैं वाइवा के। तो इस तरीके से जो है हमारे 50 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज जरा क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आप में से कोई एक स्टूडेंट भी, कोई भी स्टूडेंट
अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाता है या प्रैक्टिकल एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाता है तो उसकी जो थ्योरी का पेपर होगा वो भी फेल ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मीन अगर आपके थ्योरी में 75/75 भी आए और आपने प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं किया है, प्रैक्टिकल का पेपर नहीं दिया है या प्रैक्टिकल के पेपर में आप फेल हो गए हैं, तो वो आपके मार्क्स जो होंगे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, उसको एज अ फेल कंसीडर किया जाएगा। आप दोबारा से आप प्रैक्टिकल भी देंगे और थ्योरी का पेपर भी देंगे और उसके बाद जाके जो है आपका ये सब्जेक्ट जो है वो क्लियर होगा। टोटल अगर हम बात करें तो हमारे पास 200 मार्क्स होते हैं इसके कंप्यूटर के, तो उसमें से 75 आपके पार्ट 1 में आप कवर कर लेते हैं, 75 पार्ट 2 में कवर करते हैं, ये 150 मार्क्स हो जाते हैं और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है और इस तरीके से जो है आप लोग अपना 200 मार्क्स जो है वो क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर करने के बाद जो है फिर हम लोग मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ठीक है, अच्छा लेक्चर मूव करने से पहले हम लोग बता देते हैं कि सी लैंग्वेज को परफॉर्म करने के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसका नाम है टर्बो C++। ठीक है, आपने इसे इजी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल के लिंक्स वगैरह आपको दे दी जाएंगे और अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी कुछ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता है और उसके बाद जैसे ही सॉफ्टवेयर को आप ओपन करते हैं तो आपके पास एक लेआउट विंडो ओपन हो जाती है। अच्छा, जैसे ही बेटा आप इसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम भी इसमें लिखे हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि मैंने ये प्रोग्राम तो राइट किया ही नहीं है, तो ये प्रोग्राम कहाँ से आ गए। तो ये प्रोग्राम जो है ना बाय डिफॉल्ट हमारे पास पहले से सी लैंग्वेज में लिखे हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, आप इन्हें सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट का की हम यूज करते हैं Ctrl+Del और इसकी मदद से जो है ये फाइल में से आप डिलीट कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है, या आप लोग फाइल में जाके न्यू करें और नई फाइल आप लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो स्टूडेंट की मर्जी है, आप स्टूडेंट उसको किस तरीके से लेके कवर करते हैं। अच्छा, प्रोग्राम लिखने से पहले कुछ इसकी शॉर्टकट कीज हैं, कुछ ओवरव्यूज है, उससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरल व्यूज है बिल्कुल, मतलब जैसे हम रेगुलर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सेम उसी तरह इसकी को भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज इस तरीके से है कि जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी कीज वगैरह जो होती हैं, जैसे कि कॉपी करने के लिए आपने Ctrl+C यूज किया, वर्ड में भी वही यूज करते हैं, एक्सेल में भी वही यूज करते हैं, आप अडोब फोटोशॉप यूज कर रहे हैं या कोई भी किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप तकरीबन वही शॉर्टकट की यूज करें। लेकिन यहाँ पे कुछ कीज के हवाले से कीज चेंज है। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसका लेआउट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहला जो हमारे पास है कि जितने जो हमारे मेन्यूज हैं जैसे फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑप्शन, विंडोज एंड हेल्प वगैरह। अच्छा, इसमें हमारे पास पहले अगर फाइल मेन्यू की बात करें तो जैसे आम रेगुलर फाइल्स होती हैं उसमें भी यही चीज़ होती है, न्यू का ऑप्शन होगा, आप नई फाइल ओपन कर सकते हैं और ओपन मीन आपके पास जो एग्जिस्टिंग फाइल होगी जिसे आपने पहले से सेव किया होगा, जो आपके पहले से सिस्टम में मौजूद होगी उसे ओपन कर सकते हैं। सेव कर सकते हैं आप लोग, सेव एज है, सेव ऑल है, चेंज डायरेक्टरी है, प्रिंट है, डॉस शेल है और क्विक मतलब आपने प्रोग्राम को ऑफ करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एडिटिंग है, एडिटिंग में अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, क्लियर, कॉपी एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास सर्च बार है, सर्च बार में फाइंड, रिप्लेस, सर्च अगेन, इसी तरह रन है। ठीक है, कंपाइल है, डीबग है, प्रोजेक्ट है, ऑप्शंस है, इस तरह मतलब कि हमारे फर्दर जो है 1 बाय 1 करते हुए जो है ना ये सारी एक्टिविटीज हैं इसके अंदर। अच्छा, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें डिस्कस करना है बेसिकली उसका लेआउट या स्ट्रक्चर हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, हमारे स्ट्रक्चर में मेन 3 चीजें होती हैं बेटा। एक हमारे पास है, हमारे स्ट्रक्चर में 3 चीजें होती हैं। एक हमारे पास है हेडर फाइल, ठीक है, हेडर फाइल के बाद हमारे पास बेटा आएगा मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के बाद फिर हमारे पास आता है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम मतलब कि हमारे प्रोग्राम की बॉडी, मतलब ये 3 चीजें अगर आपके प्रोग्राम में मौजूद होती हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम है। ठीक है, इस तरीके से 3 चीजें होती हैं। तीनों चीजों के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल बेसिकली हमारे पास प्री प्रोसेस डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस जो कि हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वो पहले से प्री डिफाइंड है। ठीक है, उन्हें हम लोग यूज करते हैं। तो उसमें से जो हमारे पास कुछ फाइल्स हम लोग यूज करेंगे, एक हमारे पास है stdio.h, ठीक है, और एक हम यूज करेंगे conio.h,
एच। अच्छा, stdio स्टैंड फॉर द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मीन ये std जो है ये करता है स्टैंडर्ड को फॉलो, ठीक है, i इनपुट, o फॉर आउटपुट, और h जो है वो हमारे पास आती है हेडर फाइल। इसी तरह फिर हमारे पास आती है कौन आईओ में कौन कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मीन इनकी एब्रीविएशन इस तरीके से हमारे पास बनती है कि स्टूडियो स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एंड कौन आईओ स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये वो दो मेन हेडर फाइल्स हैं जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, जैसे कि मैथ के फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास हेडर फाइल है math.h, ठीक है, जहाँ पे मैथ के फंक्शंस हैं, साइन कॉस के फंक्शन आप यूज़ करते हैं, ठीक है, tan के फंक्शन आपने यूज़ करना है, या कोई भी और एक्टिविटी जो मैथ से रिलेटेड है आप उसके लिए करना है। फिर ग्राफिक की हेडर फाइल्स हैं हमारे पास, जो ग्राफ से रिलेटेड, जैसा है कि आपने कोई सर्कल ड्रा करना है, कोई रेक्टेंगुलर शेप ड्रा करनी है, या कोई भी और एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है, तो हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग जो है हमारे पास हेडर फाइल मौजूद है, और आप उस हेडर फाइल को यूज़ करते हुए जो है ना अपना टास्क जो है परफॉर्म करते हैं। हेडर फाइल के बाद फिर हमारे पास आते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बात करें तो हमारे पास तीन चीज़ें इसमें, एक वॉइड, मेन, और ये जो ब्रैकेट्स हैं ये फंक्शन की निशानी है बेटा। बेसिकली जो लास्ट पे आपको स्मॉल ब्रैकेट नज़र आ रही हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास फंक्शन की निशानी है। मीन जहाँ जिस चीज़ के एंड पे ये ब्रैकेट मौजूद होगी हम उससे कह सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। बॉडी ऑफ प्रोग्राम को हम लोग कवर करने के लिए एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कवर करते हैं, ठीक है, एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स होगी और एक हमारे पास क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स होगी। इस तरीके से जो है हम तीन चीज़ों को यूज़ करेंगे और यूज़ करते हुए हम अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक डेमो कर लेते हैं जिसमें हम लोग अपने लेआउट को डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। अच्छा, हेडर फाइल्स को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहले हैश, उसके बाद इंक्लूड, और पहली जो हमारी हेडर फाइल्स है वो है stdio.h स्टूडियो। उसके बाद सेकेंड हम हेडर फाइल की बात कर रहे थे, हैश इंक्लूड कॉन io.h, ठीक है। और फिर हम लोगों ने बात की थी हमारे पास मेन फंक्शन है, वॉइड मेन फंक्शन की ब्रैकेट्स, और उसके बाद फिर हमारे पास है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ये हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारे प्रोग्राम का जिसमें हमने तीन चीज़ों को डिस्कस किया था। नंबर 1 थी हमारे पास हेडर फाइल्स, ठीक है, और हेडर फाइल्स के बाद फिर हम लोगों ने बताया कि हमारे पास मेन फंक्शन होता है, और मेन फंक्शन के बाद हम लोगों ने डिस्कस की कि हमारे पास जो है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। इन तीन चीज़ों को अगर हम बात करें, अगर ये तीन चीज़ें हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने देख लेनी कि आपके पास हेडर फाइल्स मौजूद हों, ठीक है। लाजमी नहीं दोनों ही हेडर फाइल आपने यूज़ करनी है, लेकिन कुछ हेडर फाइल्स जो हैं जो हमारे प्रोग्राम के हवाले से हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैंने वही आपके साथ डिस्कस की है कि एक stdio.h है और एक हमारे पास है जो है conio.h है, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। मीन जो कि इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे stdio.h में होंगे, और इसके अलावा जो कंसोल से रिलेटेड फंक्शन है conio, तो वो सारे के सारे जो हैं वो conio.h में मौजूद होंगे। हम इसे साथ साथ कवर भी करते रहेंगे, कुछ फंक्शंस के हम एग्जांपल भी देखते हैं कि वो एग्जांपल चेक करते हैं कि वो इन फंक्शन जो है इन फाइल्स के अंदर मौजूद हैं या नहीं है। अच्छा, एक फंक्शन जो है हम लोग अभी यूज करते हैं CLRSCR, क्लियर स्क्रीन का ये फंक्शन है। इसका बेसिक जो पर्पज है वो ये है कि हमारे पास लास्ट टाइम जो भी प्रोग्राम की हमने आउटपुट दी हुई है, ठीक है, जो आउटपुट हमने शो करवाई हुई है, उस शो की हुई आउटपुट को हम लोग रिमूव करना चाहते हैं, और रिमूव करके अपनी नए वाली जो आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर जो है हम लोग शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं क्लियर स्क्रीन का। अच्छा, क्लियर स्क्रीन जो है वो हमारे पास conio.h में जो है इंक्लूड है फंक्शन। तो हम इसे चेक करते हैं ये हमारे पास मौजूद है या नहीं है। हम यहाँ से इस हेडर फाइल को रिमूव करते हैं, ठीक है। हमने अब फंक्शन लिखा है conio.h। अच्छा, इसको प्रोग्राम को हमने रन करने के लिए दो कमांड यूज करनी है। एक तो है मेन्यू में आप जाएं, ठीक है, कंट्रोल F9 प्रेस कर लें, ठीक है, या आप लोग डायरेक्ट कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 प्रेस कर लें, ठीक है। और एक हमारे पास है कंपाइल ऑल्ट प्लस F9। अच्छा, ऑल्ट प्लस F9 या कंपाइल
और रन के लिए जो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस F9, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? अच्छा, कंपाइल करने का बेसिक पर्पस ये होता है कि हमने चेक करना है कि हमारे प्रोग्राम में एरर्स हैं या नहीं है। अच्छा बेटा, एरर्स में ये होता है कि वो आपके सभी टाइप्स को डिस्कस नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो लॉजिकल एरर्स होते हैं उनको रिमूव करता है। अच्छा बेटा, एरर्स में ये होता है कि हमारे पास जो सिंटैक्स एरर्स होते हैं, मतलब जो कि प्रोग्रामिंग के रूल्स बताए गए हैं, जैसे आपको बताया कि आपने हेडर फाइल लिखनी है, फिर आपको बताया गया कि आपने मेन फंक्शन लिखना है, या आपको बताया गया कि आपने बॉडी ऑफ द प्रोग्राम लिखना है, ये सारी चीजें आपने करनी है। तो ये आपको रूल्स बताए गए। अगर आप किसी रूल को फॉलो नहीं करते तो उसकी वजह से जो एरर जनरेट होता है उसे हम लोग कहते हैं सिंटैक्स एरर। तो कंपाइल के अंदर बेसिकली हम लोग सिंटैक्स एरर को कवर करते हैं। क्या हमारे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, मतलब कोई लिखने में कोई गलती तो नहीं हो गई, ठीक है। अच्छा, इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt प्लस F9। जैसे ही मैंने Alt प्लस F9 की तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर लिखा है कि उसने इतनी लाइंस को कंपाइल किया, वार्निंग कोई नहीं है, लेकिन वो एक एरर जनरेट कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है एक एरर है। अब वो कह रहा है कि उस एरर को शो करने के लिए आप प्रेस एनी की करें। आपने एक की प्रेस की तो वो कह रहा है फंक्शन CLR SCR शुड हैव अ प्रोटोटाइप। मीन कि मैं इस फंक्शन को पढ़ रहा हूं लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है कि इस फंक्शन ने काम क्या करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है ये हमारी conio.h हेडर फाइल में मौजूद है। इसकी डेफिनेशन वहां पे पड़ी हुई है। इसने काम क्या करना है, इसने किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सब कुछ जो है वो conio के हेडर फाइल में मौजूद है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी हेडर फाइल में मौजूद होते हैं, और हम उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं ताकि हम उन फंक्शन से फायदा उठा सके। अब उन्होंने कहा कि फंक्शन प्रोटोटाइप एरर आ रहा है, तो मैं इसके लिए दोबारा से अपनी वो एक हेडर फाइल इंक्लूड करता हूं जो हम लोगों ने यहां से रिमूव की थी, conio.h, ठीक है। अब दोबारा से हम लोग इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए दोबारा से शॉर्टकट की यूज करते हैं Alt प्लस F9। जैसे ही मैंने Alt प्लस F9 किया तो अब उसने किसी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं किया। इसका मतलब है कि उसे समझ आ रहा है कि जितनी चीजें मैंने प्रोग्राम में लिखी हैं, ये जितनी चीजें आपने प्रोग्राम में बताई हैं, वो सारी की सारी उसे पता चल रहा है। वो कह रहा है कि प्रेस एनी की, मीन आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं, आप आगे नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तो हमने कर ली कंपाइल, मीन हमने चेक कर लिया हमारे पास एरर नहीं है। लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम की बेसिकली आउटपुट क्या है, मीन रिजल्ट क्या है, मैं वो तो चेक करूं। तो उसके लिए जो आप शॉर्टकट की यूज करेंगे बेटा, उसका नाम है कंट्रोल प्लस F9। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस F9 करूंगा तो ये देखिए मैंने एक दफा किया, स्क्रीन आई और आती ही चली गई, स्क्रीन स्टेबल नहीं हुई, ठीक है। स्क्रीन को स्टेबल करने के लिए जो है आप लोग एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है getch, ठीक है। और आपने कोशिश करना है कि गेट से जो है वो आपके प्रोग्राम के बिल्कुल लास्ट पे हो, ठीक है, ताकि आपकी सारी एक्टिविटी परफॉर्म होने के बाद जो है हम लोग अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जाएं। तो गेट ch बेसिकली फंक्शन है गेट करेक्टर का, करेक्टर गेट करने के लिए, ठीक है। इसके बारे में फर्दर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखेंगे फंक्शन हम लोगों ने यूज किया अपनी स्क्रीन को स्टेबल करवाने के लिए। तो दोबारा से अगर हम कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करते हैं तो देखिए आपके सामने एक ब्लैंक कलर की स्क्रीन आ गई है, ठीक है। ये हमारी बेसिकली क्या है, आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। और ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब है कि आप कोई भी कैरेक्टर प्रेस करें कीबोर्ड से, आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे, वापस आप लोग अपनी एडिटिंग स्क्रीन के ऊपर जो है वो चले जाएंगे। इस तरीके से हम जो है हम लोग अपनी आउटपुट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ये तो था हमारा एक जनरल सा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोगों ने यूज करना है, और जो हम प्रोग्रामिंग में मतलब कि हर प्रोग्राम में ये स्ट्रक्चर जो है हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल्स लिखेंगे, हेडर फाइल्स के बाद फिर हम लोग जो है मेन फंक्शन को लिखेंगे, मेन फंक्शन के बाद फिर हम लोग क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, उसके बाद फिर गेट ch है, और फिर उसके बाद अगेन हम लोग बॉडी को जो है क्लोज कर देंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग एक दो फंक्शंस को और डिस्कस करते हैं, और फिर अब जो है हम लोग अपने आज के टास्क की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंट एफ के फंक्शन को। प्रिंट एफ का फंक्शन बेसिकली काम क्या करता है बेटा, अगर आपने स्क्रीन के ऊपर, मीन स्क्रीन से मुराद आपकी जो आउटपुट स्क्रीन, अगर उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई चीज शो करवानी है तो स्क्रीन शो करवाने के लिए जो है वो आप लोग प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे। इसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है, मीन इसको यूज करने के लिए कुछ रूल्स बताए गए, आप उस रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स को फॉलो करते हुए जो है अपना
काम करेंगे। तो प्रिंट एफ को लिखने के लिए जो है आपने सबसे पहले प्रिंट एफ, उसके बाद फिर बेटा आपने लिखनी है फंक्शन ब्रैकेट्स है आपकी, क्योंकि ये फंक्शन है, ठीक है। और इसके बाद इन फंक्शन ब्रैकेट्स के अंदर आपने लगाने हैं 2 कॉलम्स, ठीक है। और उन कॉलम्स के अंदर आपने अपनी करनी है सारी एडिटिंग, और इसके लास्ट पे आपने लगाना है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है, आपने देखा होगा कि मैंने पहले भी CLRS की लास्ट पे भी यूज किया, गेट ch के लास्ट पे भी यूज किया, और अब फिर अगेन प्रिंट एफ के लास्ट पे यूज करेंगे। बेसिकली है क्या चीज, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब है कि ये चीज यहाँ पे एंड हो गई है, अब इसके बाद जो चीज होगी वो नई चीज होगी, वो नया फंक्शन हो सकता है, नए लाइन हो सकती है, नए कोई भी एक नई एक्टिविटी हमारे पास हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाने का हमारे पास ये पर्पज होता है। अच्छा, ये प्रिंट एफ का बेसिकली जो स्टैंडर्ड वे है, जो लिखने का तरीका, ठीक है। आप इसे किसी भी जगह करें, आप मतलब कि वहां लिखें, नेक्स्ट आगे मूव करके कहीं भी आप इसे करके लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जो चीज बेटा याद रखिएगा, जो इन डबल कोटेशन के दरमियान जो चीज भी आप लिखेंगे, आप कैपिटल Z लिखें, स्मॉल z लिखें, या कोई भी और वर्ड आप टाइप करते हैं, ASDFGH कुछ भी आप टाइप करते हैं, तो वो हर एक चीज जो है वो स्क्रीन पर शो होगी। हम इसके लिए एक मैसेज टाइप करके देख लेते हैं, PGC, ठीक है। टेस्टिंग के नाम से हम लोग एक मैसेज लिख लेते हैं, और उस मैसेज को चेक करते हैं वो स्क्रीन पे शो होता है या नहीं शो होता है। तो मैंने PGC टेस्टिंग के नाम से लिखा। तो अब इसको रन करने के लिए मैं दोबारा से अपनी शॉर्टकट की यूज करूंगा, जिसे हम कहते हैं Ctrl+F9। जैसे मैंने Ctrl+F9 किया, आपने देखा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक कोटेशन लिखी हुई नजर आ रही, PGC टेस्टिंग, जो कि हम लोगों ने प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर लिखी थी, ठीक है। तो प्रिंट एफ का फंक्शन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं आपकी हर चीज स्क्रीन पे शो करवाने की, मतलब जो भी चीज आप स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हैं, आप अपना नेम शो करवाना चाहते हैं, फादर नेम शो करवाना है, आपने कोई कोटेशन शो करवानी है, कुछ भी शो करवाना है, तो आपको प्रिंट एफ के फंक्शन में लिखेंगे, और प्रिंट एफ के फंक्शन में जो है वो चीज लिखी जाएगी, और उसके बाद जो है वो स्क्रीन यहाँ पे शो हो जाएगी। तो दोबारा से हम लोग अपनी एडिटिंग स्क्रीन पे वापस आते हैं, और अब प्रिंट एफ के बाद जो है फिर हम लोग डिस्कस करते हैं स्कैन एफ फंक्शन, ठीक है। स्कैन एफ फंक्शन में हम लोग बेसिकली वैल्यू गेट करने के लिए यूज करते हैं। अच्छा, वैल्यू गेट करने से पहले जो है ना, हमें देखना पड़ेगा कि इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या चीज होती है, और उससे हम लोग किस पर्पस के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, वेरिएबल बेसिकली बोलते हैं हर वो चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, इन प्रोग्राम चलने के दौरान। इस टाइम हम जिस स्क्रीन पे मौजूद हैं, ये प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, ये बेसिकली एडिटिंग स्क्रीन है। जब हम इसे रन करते हुए आउटपुट स्क्रीन पे जाते हैं, तो वहां पे अगर आप किसी भी चीज के अंदर कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कहलाती है वेरिएबल। जैसे कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम सबके जो नाम है वो वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट है। आपने अपने दोस्त का नाम एक का रख दिया, असद रख दिया, अली रख दिया, कोई भी नाम रख दिया, वेरिएबल है, नेम चेंज हो रहा है, आपकी मर्जी, आप उसे किस तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल हम लोग इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। वेरिएबल को अब यहाँ पे प्रोग्राम में कैसे यूज करना है वो चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अपने स्कैनएफ फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए हम लोग दो चीजें लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगी एक डाटा टाइप, मीन हमारे वेरिएबल की टाइप क्या होगी, किस तरह का वो वेरिएबल होगा, किस तरह की वैल्यू को कंटेन करेगा, वो हम लोग टाइप बताएंगे। और उसके बाद उसका नेम बताएंगे, वेरिएबल का कोई भी हम नाम रख सकते हैं, जैसे कि आम एक इंसान का नाम रखते हैं आप, असद, अली, कोई भी नाम रखा आपने, उसी तरह आप इसका कोई नाम रखेंगे और उसके लास्ट पे भी लगाएंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और इस तरीके से जो है वो आपकी वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में दो चीजें हमने देखी, एक हमारे पास है डाटा टाइप और एक हमारे पास है नेम। अब डाटा टाइप क्या होती है? अच्छा, हमारे पास जो जनरल डाटा टाइप है इंट, जो कि इंटीजर के लिए यूज होती है, फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, और करैक्टर गेट करने के लिए। अच्छा, इंटीजर से आदमी क्या मुराद? अगर हम आसान लफ्जों में बात करें बेटा, कि वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू पॉइंट्स के बगैर होती है, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो एक अलग इशू है, लेकिन उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए। में 23 है, आपने काउंट कर लें, 89 काउंट कर लें, -23 कर लें, ठीक है, -89 काउंट कर लें, या आप कुछ भी काउंट कर लें, ऐसे वैल्यू जिसमें हमारे पास पॉइंट ना हो, मतलब कि जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं जैसे 2.3 ना हो, ठीक है।
अगर ऐसी वैल्यू है हमारे पास तो उसकी डाटा टाइप हम रखेंगे इंटीजर। अच्छा, ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है पॉइंट्स में जैसे 2.3 हो सकती है, -4.5 हो सकती है, पॉजिटिव में भी जा सकती है, नेगेटिव में भी जा सकती है, ठीक है। तो वो हम उसके लिए हम लोग फ्लोट यूज करेंगे, ठीक है। और ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू जो है वो करेक्टर फॉर्म है, जैसे ए, बी, डब्ल्यू, क्यू, कोई भी आप करेक्टर ले सकते हैं, सिंगल वर्ड जो है, ठीक है। बेटा आप इसमें अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं ASD, ये करेक्टर नहीं है, इसमें 3 करेक्टर इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। करेक्टर में पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की एक ही वैल्यू होगी। आप या तो A हो सकता है, या S हो सकता है, या D हो सकता है, तो आपने एक वैल्यू इसमें कंसीडर करनी है। तो इस तरीके से जो हम लोग अपने डाटा टाइप को यूज करते हैं, और डाटा टाइप के बाद फिर हम लोग नेम को डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोगों ने डिस्कशन कंप्लीट की है। हमारे पास वेरिएबल्स हम लोगों ने देख लिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने वेरिएबल की डिक्लेरेशन देख ली, और वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बाद हम एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हम अगर एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने जा रहे हैं, तो हम मार्क्स, आपको पता है कि या तो बेटा पॉइंट में हो सकते हैं, या हमारे पास जो है वो विदाउट पॉइंट हो सकते हैं। तो आप वो अब आपकी मर्जी, आप उसे फ्लोट में कवर कर लें या इंटीजर में कर लें। जब बोर्ड के मार्क्स की बात करें तो वहां पे हमारे पास जो है वो पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इंटीजर यूज करेंगे, इंट, ठीक है। स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद वेरिएबल का नाम रखेंगे। वेरिएबल का नाम जो अगर मार्क्स स्टोर करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वेरिएबल का नाम भी उसी तरीके से हो, या उसी मेथड से हो, या आप कह सकते हैं कि वही नाम होना चाहिए जिस तरह का डाटा होता है। उसमें हमें एडवांटेज या फायदा हमारे पास सी होता है कि हम लोग आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं कि ये वेरिएबल हम लोग किस पर्पज के लिए यूज करें। आपके अलावा भी अगर कोई प्रोग्राम पढ़ता है, कोई प्रोग्राम को रीड करता है, तो उसे आसानी से वो चीज समझ आ जाती है कि उसने किस पर्पज के लिए ये वेरिएबल जो है वो यूज की है। अगर हम किसी स्टूडेंट की एज वगैरह स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको पता है कि आप पॉइंट्स में स्टोर कर सकते हैं, उसमें पॉइंट में भी ले सकते हैं, और आप जो है वो विदाउट पॉइंट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी का सपोज दैट परसेंटेज है, ठीक है, तो परसेंटेज के लिए आपको फ्लोट ही लेनी पड़े 52.3, और उसके बाद जो है 54.5, 54.6 या कुछ भी आ सकते हैं, तो आप उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर अगर आपने उसका कोई ग्रेड लेना है तो ग्रेड के लिए आप लोगों को करेक्टर, ठीक है, करेक्टर डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, तो आपकी मर्जी। अच्छा, एक मजे की चीज यहाँ पे, नेम रखते वक्त जो वेरिएबल का आप नाम रख रहे हैं उसमें स्पेलिंग मिस्टेक का कोई चक्कर नहीं होता। मतलब अगर आपने गलती से भी, मैंने GRAD लिखा नहीं, GRAD, और लास्ट पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दे, तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने नाम जो है वो गलत लिखा है, क्योंकि हमारी मर्जी, हम जो उसका नाम मर्जी रख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये भी आपने टेंशन लेनी है कि आपने मार्क्स की स्पेलिंग अगर ठीक है या नहीं है, परसेंटेज के कम लिखे हैं या ग्रेड के आपने ठीक लिखे नहीं लिखे हैं। लेकिन कोशिश आपने बेटा यही करनी है कि आप जितने भी वेरिएबल यूज करें, उन सारे वेरिएबल्स के नेम जो है वो कंप्लीट हो, ताकि उसे आसानी से समझ आ सके कि हम लोगों ने ये चीज किस पर्पस के लिए यूज की है। अच्छा, तो हमारा जो था काम तकरीबन कंप्लीट हो रहा है कि पहले हम लोगों ने हेडर फाइल को डिस्कस किया, उसके बाद फिर हम मेन फंक्शन की तरफ मूव किया। मेन फंक्शन के बाद हम लोगों ने बॉडी ऑफ द प्रोग्राम देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन रीड किया। क्लियर स्क्रीन के बाद फिर हम लोगों ने गेट ch को रीड किया। गेट ch के बाद फिर हम लोगों ने printf को रीड किया। printf के बाद फिर हम लोग डाटा टाइप की तरफ मूव कर गए, वेरिएबल डिक्लेरेशन में आ गए, उसमें डाटा टाइप, फिर नेम, और उसकी कुछ एग्जांपल्स को हम लोगों ने डिस्कस किया, और उसके बाद फिर हम लोग scanf की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है ये सारी वो जनरल चीजें हैं जो कि हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। तो अब इन सारी चीजों को यूज करते हुए जो है हम लोग अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो प्रैक्टिकल कॉपी का प्रोग्राम नंबर 5 है, उसे हम डिस्कस करते हैं और उसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अच्छा, प्रोग्राम में हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन इस तरीके से हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब मैथ के अंदर इस तरह के आप कई क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपने किसी रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो उसमें आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड होंगी। एक हमारे पास लेंथ रिक्वायर्ड होगी, एक हमारे पास विड्थ रिक्वायर्ड होगी, एक हमारे पास हाइट रिक्वायर्ड होगी, और इसके बाद फिर हम लोग इन तीनों को एक फार्मूला में यूज करेंगे, और यूज करते हुए जो है हम लोग अपनी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और एक रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग अपना ये दोबारा से एक सेटअप बना लेते हैं ताकि आपको इजी हो जाए आपने हेडर फाइल्स वगैरह किस तरीके से लिखनी है। तो हेडर फाइल लिखने के लिए सबसे पहले अपने लिखना है हैश इंक्लूड। इंक्लूड के बाद आपके क्रॉस साइंस आएंगे, उसमें आपने लिखना है stdio
डॉट एच और क्रॉस साइन आपने क्लोज कर देना है। फिर उसके बाद आपने दोबारा दूसरी हेडर फाइल लिखनी है -include इंक्लूड। अच्छा, क्रॉस साइन अगर आप स्टार्टिंग लिखते हैं एंडिंग करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसे स्टार्ट और एंड एक ही दफा लगा लें तो उसे एडवांटेज ये होता है कि हम लोग हमारी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। हमें मतलब ये लगाना याद नहीं रहता है कि आपने लगाई थी ब्रैकेट नहीं लगाई थी, क्रॉस साइन स्टार्ट किया था नहीं किया था, ये चीजें नहीं आती। तो आप एक ही दफा लगा लिए करें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसमें हमने हेडर फाइल लिखनी है conio.h। ये हमारी हेडर फाइल्स कंप्लीट हुई। हेडर फाइल्स के बाद फिर हम लोग मूव किया हम लोगों ने मेन फंक्शन की तरफ, वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्रैकेट्स स्टार्ट की अपनी प्रोग्राम की, तो उसके लिए भी आप एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं, ठीक है। ये दोनों भी आप एक साथ ही लगा लें ताकि जो है वो आपका प्रोग्राम का एक सेटअप कंप्लीट हो जाए। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक फंक्शन हमने यूज करना है CLR SCR, जो क्लियर स्क्रीन के तौर पे यूज होगा। फिर हम लोगों ने यूज करना है एक फंक्शन getch, ठीक है। और ये हमारा जो है प्रोग्राम का एक सेटअप रेडी हो गया जिसमें हमारे पास तीनों चीजें मौजूद है। अच्छा, तो अब हमारा जो प्रोग्राम है वो ये कहता है कि हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, वॉल्यूम में मैंने बताया कि हमारे पास तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं, लेंथ, हाइट और विड्थ। इन तीन चीजों को हम लोग कंबाइन करेंगे, मीन इन तीनों चीजों को फॉर्मूले में यूज करते हुए हम लोग आगे काम करेंगे। तो पहले हमें ये तीन चीजें रिक्वायर्ड है, तीनों चीजों को स्टोर करने के लिए हमें तीन वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे। तो हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन कंप्लीट करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है वो लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो पॉइंट्स की शेप में भी आ सकती है, इंटीजर की शेप में भी आ सकती है। तो वो आपकी मर्जी, आप उसे किस तरीके से कवर करते हैं, लेकिन हम जो है ज्यादातर जो है वो इंटीजर में रखते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट, हम लोग अपने पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे लेंथ, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाया, फिर हम लोग दूसरे वेरिएबल का नाम लिखेंगे इंट, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास विड्थ, इस तरीके से, और इस तरीके से हम थर्ड का नाम लिखें। तो अगर आप देखें कि हमारे पास ये प्रोसेस ना काफी लेंथी होता जा रहा है। हम लोग लेंथ का लिखा, हमने अलग से वेरिएबल डिक्लेयर किया, विड्थ का हमने अलग से किया, फिर हम हाइट का करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें डाटा टाइप अलग से दी। लेकिन अगर इसमें हम देखें तीनों में एक चीज, तो हमारे पास एक चीज कॉमन है, तीनों की डाटा टाइप सेम है, ठीक है। तो आप हर किसी को अलग अलग से क्यों कहें कि यार ये इनकी इंटीजर टाइप है। जैसे कि एग्जांपल है, अगर हम सब लोग मुसलमान हैं तो हम सबको क्या कहेंगे, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। उससे बेहतर नहीं हम सबको एक ही दफा कहेंगे हम सब मुसलमान है या ये सब लोग मुसलमान है, ठीक है। तो हम भी कोशिश यही करते हैं कि हम लोग को इस तरह का मेथड यूज करें जिसके थ्रू हम एक ही दफा वेरिएबल की डिक्लेरेशन कंप्लीट करें। तो अगर हम लोग पहले वेरिएबल लिखें, अगर उसकी डाटा टाइप नेक्स्ट वाले की भी सेम है, तो हम पहला वेरिएबल लिखने के बाद कॉमा लगाएं, और उसके बाद अगर हम लोग हमारे सेकंड वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो भी हमारे पास कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमारे पास जो है वो थर्ड वेरिएबल है हाइट, तो वो इस तरीके से कवर होगा। और फिर चौथी और इंपॉर्टेंट चीज, बेटा देखें जहां पे हम लोगों ने कोई फार्मूला यूज करना, देखें वॉल्यूम की कैलकुलेशन जो है वो फार्मूले के बगैर नहीं हो सकती है। आपको लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हुए वॉल्यूम को जनरेट करना है, या आप कह सकते हैं वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, ठीक है। वो आप जो भी वर्डिंग यूज करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने इस तरीके से यूज करना है। तो वो रिजल्ट भी तो हमने कहीं ना कहीं स्टोर करना है ना। आपको याद हो, अगर आपने मैथ में एक्टिविटी परफॉर्म किया तो आप कभी भी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 नहीं कर सकते डायरेक्ट, आप कहीं ना कहीं तो इसे सेव करना पड़ेगा ना। वो आप ए वेरिएबल ए में कर लें, बी में कर लें, सी में कर लें, डी में कर लें, या आप रिजल्ट का नाम रख लें, कोई ना कोई नाम तो आपको रखना पड़ेगा ना, तब जाके ये सारा का सारा रिजल्ट जो है यहाँ पे शो आउट होगा। तो इसके लिए जो है इसी तरह हमारे पास जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम कहते हैं कि एक फोर्थ वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम जो है हम वॉल्यूम ही रखते हैं, ताकि उस वेरिएबल में जो है हम लोग अपने रिजल्ट को स्टोर कर सकें। और इस तरीके से जो है हम लोगों ने अपनी वेरिएबल डिक्लेरेशन को कंप्लीट किया। तो 4 वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं, एक लेंथ, विड्थ, हाइट और वॉल्यूम। पहले हम लोगों ने एक लेंथ का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका पर्पस था हम लोग लेंथ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों ने विड्थ रखा, उसके बाद हाइट, और उसके बाद फिर जाके हम लोगों ने वॉल्यूम रखा।
अच्छा, अब हम लोगों ने ये चीज करनी है कि आपने हर एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सेपरेट सेपरेट जो है यूजर से लेनी है और उसको फिर हम लोगों ने यूज करना है। तो अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि उसने किस चीज की वैल्यू देनी है, तो उसके लिए हम लोग उसे एक मैसेज शो करवाएंगे। तो मैसेज शो करवाने के लिए हम लोगों ने जिस फंक्शन को डिस्कस किया था उसका नाम था प्रिंट एफ। हम उस फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आपने जो भी चीज स्क्रीन पे शो करवानी उन ब्रैकेट्स में जो कोटेशंस हैं वो उन कोटेशन के दरमियान लिखेंगे। अच्छा, अब यूजर को आपने मैसेज शो करवाना है तो बेटा उसके लिए कोशिश करनी है कि आपकी एक स्टैंडर्ड वे होना चाहिए, मतलब यूजर को लगे कि यार वाकई आप कोई चीज उससे डिमांड कर रहे हैं। अगर आपने लेंथ की डिमांड करनी है तो आप ये ना लिखें कि लेंथ इंटर कर दें, ठीक है, या खाली लेंथ का वर्ड ना लिख दें। आप कोशिश करें एक स्टैंडर्ड वे यूज करें। तो हम लोग इसे यूज करते हैं इंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर। कि आप एक लेंथ इंटर करें किस चीज की, रेक्टेंगुलर की, ताकि यूजर के माइंड में हो कि बेसिकली वो काम क्या करने जा रहा है, रेक्टेंगुलर की लेंथ जो है वो इंटर करने जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से एक मेथड लिखा। अच्छा, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट हमने यूज करना है स्कैन एफ फंक्शन। तो स्कैन एफ फंक्शन मैंने आपको अभी बताया था कि हम लोग ने इसे यूज करा है नेक्स्ट, ठीक है। तो उसे हम लोग भी यूज करते हैं स्कैन एफ फंक्शन। अच्छा, स्कैन एफ फंक्शन यूज करने के लिए जो है वो मेथड क्या है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास हर एक वेरिएबल की एक डाटा टाइप होती है, ठीक है। और उस डाटा टाइप का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जिससे प्रोग्राम को पता चलता है कि यहाँ पे किस तरह का डाटा स्टोर करना है। इंटीजर है, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी। फ्लोट है हमारे पास, फ्लोट का हमारे पास है परसेंटेज एफ। उसके बाद फिर हम लोगों ने करेक्टर पढ़ा था, करेक्टर का हमारे पास है परसेंटेज सी। तो ये तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो आप लोग यूज करेंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग में। और इसको आप लोगों ने याद भी रख लेना है कि इंटीजर के लिए हम लोग परसेंटेज डी यूज करेंगे, फिर फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज करेंगे और करेक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज करेंगे। अच्छा, तो अब हमने बेसिकली किस वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, हमने लेंथ की वैल्यू लेनी है। अब लेंथ की बेसिकली अगर हम बात करें तो डाटा टाइप क्या है, इंट। तो और इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो परसेंटेज डी है। तो यहाँ पे स्कैन एफ में जो लिखने का मेथड होता है वो आपने डबल कोटेशंस लिखनी है। डबल कोटेशंस में आप लोगों ने अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ से बाहर निकलना है, यहाँ लिखना है आपने कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद आपने एंड साइन लगाना है, ठीक है। ये एंड साइन का किस पर्पस के लिए आपने यूज करना है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपने वेरिएबल का नेम लिखना है और इस तरीके से जो है वो आपका स्कैन अप फंक्शन कंप्लीट होगा। तो इसी फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं। हमने वैल्यू लेनी है लेंथ की, लेंथ की डाटा टाइप है इंट, इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परसेंटेज डी, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा, इसी तरह एंड साइन, और हमारे वेरिएबल का जो नाम है वो है लेंथ। अच्छा, एक चीज बेटा आपने और करना है कि अगर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त अगर आपने करेक्टर जो है वो लार्ज में लिखती हैं या स्मॉल में लिखती हैं तो आपने वही करेक्टर जो है वो आपने बाद में यूज करने, नाम आपने वही रखना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि वहां पे लेंथ के लिए जो है वो स्पेलिंग आपने कैपिटल लिख के और यहाँ आप शॉर्ट में यूज कर लें, ये नहीं हो सकता। जो नाम आपने एक दफा रख दिया आप उसे ही यूज करेंगे। या तो आपको स्टार्ट से जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको हर एक जगह पे जो चेंज लाना पड़ेगा। ये तो कोशिश करें कि जो आप नाम ने एक दफा रखा है उसी नाम को जो है आप लोग यूज करें। इस तरीके से जो है हम लेंथ की डिमांड करेंगे यूजर से। उसके बाद फिर हम लोग यूज करेंगे प्रिंट एफ का फंक्शन अगेन, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग डिमांड करेंगे इंटर द विड्थ, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर। और इस तरह इसकी डिमांड कंप्लीट होगी। डिमांड कंप्लीट होने के बाद फिर अगेन स्कैन एफ का फंक्शन आएगा। तो स्कैन एफ फंक्शन के लिए हम यूज करेंगे स्कैन एफ, ठीक है, फंक्शन। और हमने वैल्यू किसकी गेट करनी है, विड्थ। विड्थ की डाटा टाइप क्या है, इंट। इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंटेज डी। तो इसे भी हम लोग डबल कोटेशन में जो है वो परसेंटेज डी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा, एंड साइन, और उसके बाद फिर हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे विड्थ,
अच्छा, ये बेसिकली एंड साइन हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये अभी आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा हो कि एंड साइन हम बार बार यूज क्यों करें। तो जब भी वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर होता है तो उसका कोई ना कोई जो है एड्रेस क्रिएट होता है, मतलब किसी ना किसी जगह पे जाता है, किसी ना किसी जगह पे कोई चीज बनती है तो उसका कोई ना कोई एड्रेस तो होता है। इस तरह जब वेरिएबल हम डिक्लेरेशन कंप्लीट करते हैं तो उसी के साथ जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं आपकी मेमोरी में, ठीक है। तो वहां पे कोई ना कोई एड्रेस असाइन करवाया जाता है, उस एड्रेस पे वैल्यू रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंड साइन। तो एंड साइन का बेसिकली मतलब है कि एट द एड्रेस ऑफ, मीन आपने वैल्यू लेनी है परसेंटेज डी, मीन आपने वैल्यू लेनी है किस टाइप की, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है, और एट द एड्रेस ऑफ विड्थ, आपने विड्थ के एड्रेस पे जाके जो है ये वैल्यू को स्टोर करना है। इस तरीके से जो है हमारी सेकंड डिमांड कंप्लीट हुई। फिर अब हमने जो है वो थर्ड डिमांड करनी है। थर्ड डिमांड में हम लोगों ने उससे रिक्वायरमेंट करनी है किसी चीज की, इंटर द हाइट, किसकी हाइट हम ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर की, ठीक है। ये साथ साथ बार बार मैसेज लिखने का सिर्फ मकसद ये होता है ताकि यूजर को क्लियरली पता चल जाए कि यूजर ने क्या काम करना है, ठीक है। इस तरह हम लोग इसका भी स्कैनएफ फंक्शन यूज करेंगे सेम। और हमारे पास जो है हाइट की डाटा टाइप है इंट, इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे आप लोग परसेंटेज डी, फिर कॉमा एट द एड्रेस ऑफ, ठीक है, या एंड साइन आप कह लें। कहाँ पे रखना है भाई, हमारे पास वेरिएबल का नाम है हाइट, हाइट के जो स्पेलिंग आपने ऊपर रखे हैं बेटा वही स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब हमारी तीनों डिमांड कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने यूजर से लेंथ की डिमांड भी कर दी, विड्थ की डिमांड भी कर दी और हाइट की डिमांड भी कर दी, ठीक है। अब हम यूज करेंगे अपना फार्मूला। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो है वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ। अब लेंथ के जो स्पेलिंग आपने ऊपर रखे हैं वही सेम आज यूज करें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, जो आपने विड्थ के लिए यूज किया, उसके बाद मल्टीप्लाई फिर आपने यूज करना है हाइट। और इस तरीके से जो है ना आपने फार्मूला अपना कंप्लीट कर लेना। अच्छा, फार्मूला कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है रिजल्ट शो करवाने की। अब रिजल्ट कैसे शो करवाना है, तो रिजल्ट शो करवाने के लिए भी हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन यूज करेंगे। तो आपने प्रिंट एफ को किस तरीके से यूज करना है, प्रिंट एफ, ये तो हो गया हमारे पास फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि यूजर से हमने वॉल्यूम की डिमांड की है, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग वॉल्यूम को ही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह का जो है वो आपने जो इन डबल कोटेशन के दौरान आपने लिखना है उसमें कोई मसला नहीं होता, आप जिस तरह की मर्जी स्पेलिंग को लिख लें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कोशिश करेंगे एक स्टैंडर्ड वे हो ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि आपने क्या काम किया, ठीक है। मैंने वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है मैंने वॉल्यूम रेक्टेंगुलर तो लिख दिया लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का रिजल्ट आएगा कैसे, ठीक है। तो उस रिजल्ट को भी बेटा शो करवाने के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का सहारा लेंगे, ठीक है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास कौन सा है, वॉल्यूम की वैल्यू शो करवानी है। तो वॉल्यूम की डाटा टाइप अगर हम बात करें तो हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। और इंटीजर जो है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे परसेंटेज डी। इक्वल का निशान हमने क्यों यूज किया, ताकि रिजल्ट ना अच्छा सा शो, परसेंटेज डी। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमा और अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जो है वो एंड साइन नहीं लिखा गया कि स्कैनएफ के अंदर जो है वो मैंने एंड साइन को बार बार नोट किया। तो उसकी वजह यह कि बेटा जब आपने वैल्यू लेनी होती है तब हम लिखते हैं कि एट द एड्रेस ऑफ, ठीक है, मतलब इस एड्रेस पे जाके आप वैल्यू स्टोर कर दें। लेकिन जब आपने उससे वैल्यू की डिमांड करनी होती है, आपने उससे वैल्यू ले रहे हैं, आपने जो रिजल्ट कैलकुलेशन हो चुकी है तो उसके लिए फिर आप लोगों को साथ यहाँ पे एंड साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन के लिए आप लोग शॉर्टकट की यूज करेंगे Ctrl+F9, या आप लोग रन में जाके जो है वो रन करेंगे, ठीक है। अब देखें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, आपको वो कह रहा है कि एक लेंथ को इंटर करें। अभी जो आपके सामने एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस कर्सर ब्लिंक करने की वजह हमारा स्कैनएफ फंक्शन है। क्यों, स्कैनएफ फंक्शन आपको मजबूर कर रहा है कि आप कुछ ना कुछ दें ताकि जो है मैं उस वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर तो करूं। मैंने यहाँ पे इनपुट किया 10, ठीक है। उसके बाद मैंने एंटर किया, अब मेरे पास दूसरा मैसेज आ रहा है, कह रहा है इंटर द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर, आप विड्थ इंक्लूड कर दें। मैं कहता हूं उसकी विड्थ जो है वो 1 है। फिर वो मुझसे डिमांड कर रहा है इंटर द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर, आप हाइट कर दें। मैंने कहा इसकी हाइट 2 है, ठीक है।
और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अब उसने मुझे शो कर दिया वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर इज 20। आपको याद होगा हमने फॉर्मूला लगाया था लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट मीन 10 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 1 10 और अगेन 10 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 20, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 20। यहाँ पे देखें जो हमारे पास आउटपुट शो हुई है वो आउटपुट है 4 लाइंस की, लेकिन जब हमने प्रोग्राम लिखा तो प्रोग्राम में हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा लाइंस थी। तो किस तरीके से प्रिंट हुआ दोबारा से हम इसे जरा देखते हैं। बेटा जैसे ही आपने प्रोग्राम को रन किया सबसे पहले जो है उसने क्लियर स्क्रीन किया, जो पुरानी आउटपुट थी उसे खत्म किया, उसके बाद फिर उसने वेरिएबल की डिक्लेरेशन की और पहला मैसेज आपका शो किया। ठीक है, मैसेज के बाद आपने उससे लेंथ दी, फिर उसके बाद विड्थ के बाद फिर आपने हाइट दी, उसके बाद उसने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद आपने वॉल्यूम में स्टोर की और स्टोर करने के बाद फिर उसको रिजल्ट को दोबारा हम लोगों ने स्क्रीन के ऊपर शो करवाया। इस तरीके से हमारा जो आज पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ और इसमें हम लोगों ने रेक्टेंगुलर के लेंथ विड्थ और हाइट को हम लोगों ने देखा। ठीक है, और साथ ही साथ हमने उनकी कैलकुलेशन की। अच्छा, इसमें हमने पूरा मैं ओवरव्यू देता हूँ। बेसिकली हमने लेक्चर में डिस्कशन क्या क्या कुछ किया, हमने हेडर फाइल के बारे में देखा, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, फिर हमने मेन फंक्शन देखा, क्लियर स्क्रीन के फंक्शन के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने डाटा टाइप्स के बारे में डिस्कशंस की, उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बारे में डिस्कशन ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने गेट सी एच और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन की, फिर हम लोगों ने एक शॉर्ट सा प्रोग्राम किया जिसमें हम लोगों ने अपने रेक्टेंगुलर के वॉल्यूम को फाइंड किया। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट थी 3 चीज़ों की, लेंथ विड्थ और हाइट की। उसके लिए हम लोगों ने सेपरेट वेरिएबल डिक्लेयर किए और एक वॉल्यूम के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जहाँ पे हमारी सारी कैलकुलेशन होगी। हमने यूजर से डिमांड की, डिमांड करके हमने वो डाटा मेमोरी में स्टोर किया, अगेन डिमांड की, फिर स्टोर किया, फिर डिमांड की, फिर स्टोर किया, फिर उसके ऊपर फार्मूला लगाया, कैलकुलेशन लगाई और कैलकुलेशन लगाने के बाद उससे रिजल्ट जो है स्टोर कर दिया। इस तरीके से बेटा जो है हम लोगों ने अपना पहला लेक्चर और अपना पहला प्रोग्राम जो है कंप्लीट किया है। तो आप लोगों ने इसे एक दफ़ा दोबारा से कवर करना है, आपने खुद इसे परफॉर्म करके देखना है और परफॉर्म करने के बाद आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे क्या कुछ कवर हुआ है। तो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।